So till yesterday we have discussed about the molecular mass. First example I am giving you that you have to calculate the molecular mass of CH4. You have to calculate the molecular mass of CH4. क्या करेंगे? कार्बन का molecular mass प्लस हाइड्रोजन की molecular mass को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन दोनों को एडिशन कर देंगे तो हमारे पास में CH4 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। आपके सामने नोटबुक है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, यू शुड नो। आपको पता है ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए। तो टेल मी, पहले तो कैलकुलेट कीजिए और फिर मुझे बताइए व्हाट विल बी द आंसर। वेरी गुड, द आंसर इज 16 यूनिट। अब देखो आपके बुक में ना कुछ पॉइंट्स में भी आंसर, कुछ पॉइंट्स में फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो आपको वो पॉइंट्स वाला लर्न नहीं करना है। और अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो, आपको चाहिए कि हमें कहीं पे भी इधर उधर मिस विच चैप्टर इट इज। बेटा इट इज दिव्या, आर यू द न्यू स्टूडेंट? आर यू द न्यू स्टूडेंट मिस दिव्या परमार? Yes, okay. So we are reading the chapter 1, some basic concepts of chemistry, जो कि केमिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हमने केवल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। आप उस चैप्टर को रीड आउट कीजिए यहाँ तक, जिसमें मैं आपको मॉलिक्यूलर मास पढ़ा रही हूँ। पेज नंबर, आई डोंट नो, वेट लेट मी टेल यू, द पेज नंबर 14, मॉलिक्यूलर मास। और आप मॉलिक्यूलर मास क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो मैं वही आपको पूछी थी, CH4 का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना था। तो यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर्स हैं, तो आप पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12.011 लेंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। तो ये एक्यूरेट वैल्यूज है। इफ यू वांट टू लर्न द एक्यूरेट वैल्यू, आपको आंसर आपका एक्यूरेसी के साथ देना है, तो आप दे सकते हैं, वो वाली वैल्यूज लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग ओनली द जो होल नंबर है, लाइक फॉर द मास ऑफ कार्बन यू विल हैव टू राइट 12 यूनिट एंड फॉर द मास ऑफ द हाइड्रोजन यू विल राइट 16। तो टोटल हो जाए, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन था 1, तो टोटल हो जाएगा 16 यूनिट विल बी योर आंसर। ठीक है, डन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द, इट इज अ क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.1 इन योर टेक्स्ट बुक। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ग्लूकोज। सी, बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6 is the formula of glucose. So what you have to do, you have to find the molecular mass of C6H12 and O6. मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए जल्दी से। Find out the molecular mass of glucose. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बताना है। क्या करेंगे? कार्बन की मॉलिक्यूलर मास को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 12 से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 6 से मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड हिमांशी। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास हम 12 लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन का 1 लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6, मेरे को 16 की टेबल नहीं आती। व्हाट इज द 16 6 96, 16 6 96। तो आंसर हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, आंसर आएगा 224 180 यूनिट। और मुझे 16 की टेबल आती है। ओके, तो ये दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड।
तो आपको क्वेश्चन आएगा, दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। देखो मैं पेपर लीक कर रही हूँ, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला में कोई सा भी दे सकती हूँ, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। हो जाएगा? आर यू एबल टू डू दिस? कर लेंगे आप लोग? यस और नो? यस। दिव्या, यस और नो? दिव्या जी बताइए, आपको ये चीज समझ में आई? वेरी गुड, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका टॉपिक है आपकी बुक में फॉर्मूला मास। अब कुछ सब्सटेंसेस जो बुक में दिया है वो पढ़ रही हूँ। Some substances like sodium chloride do not contain discrete molecule as their constituent unit. In such compounds, positive and negative entities are arranged in three-dimensional structures. आपको स्ट्रक्चर दिया है आपकी बुक में, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट होता है उस कंपाउंड का, वो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, एक उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी बुक में NaCl वाला दिया हुआ है। तो वो पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में कॉम्पैक्टली, एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए होते हैं, जिसके अंदर से ब्लू और ऑरेंज के मदद से आपको उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। इट मे बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव जो है वो 6 क्लोरीन नेगेटिव से सराउंडेड होता है, और सिमिलरली एक क्लोरीन 6 सोडियम Na पॉजिटिव से सराउंडेड होता है। द फॉर्मूला such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as in the solid state sodium chloride does not exist as a single entity. तो जो NaCl है वो हमेशा एक ग्रुप की फॉर्म में रहता है, तो वो अकेला तो कभी भी नहीं रहता। लाइक NaCl का अकेला मॉलिक्यूल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में जब भी आपको किसी सॉलिड का या किसी भी आयोनिक कंपाउंड का मास निकालने बोलेंगे तो वो वहां पे मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास वर्ड यूज करेंगे, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। द मेथड विल बी द सेम। आपको वही सोडियम के मास में क्लोरीन के मास को ऐड करना है, बस आपको जो वर्ड है फॉर्मूला मास यूज करना है इन द प्लेस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल तो होते हैं जो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, बट इन द केस ऑफ these ionic compounds the molecules are not present separately, they are present in whole entity, एक पूरी फॉर्म में, एक पूरे क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड? इट विल बी NaCl है फॉर्मूला आपका, दिस इज योर फॉर्मूला NaCl। तो आप Na की मॉलिक्यूलर मास में क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास ऐड कर देंगे, तो आपको पता है Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 558.5 यूनिट्स। गॉट इट? वेरी गुड, सिंपल है। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं आपको फॉर्मूला मास दे देंगे वर्ड, कहीं आपको मॉलिक्यूलर मास दे देंगे, करना आपको यही है। देन नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, एवोगैड्रो नंबर वाला। तो अब शांति से सुनिए, कल ही बता के गई थी मैं आपको कॉइन वाला एग्जाम्पल कि देखिए जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, तो उनका नंबर इतनी छोटी चीज को, और वो होते भी थाउजेंड्स में है, क्रोर्स में है, लैक्स में है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट दोज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक एक करके उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो टू हैंडल सच ए लार्ज नंबर सो यूनिट ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो हमको एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि हम क्या करें, इतना, जैसे कि एक डजन हमने बनाना होता है, बनानास को वे नहीं किया जाता, उसको गिना जाता है क्योंकि वो एक बंच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बनाना कैसे गिनते हैं? डजन में। तो हमने क्या एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि 1 डजन इक्वल टू 12 आइटम्स। ओके, सिमिलरली हम लोग जो स्कोर 1 स्कोर का मतलब होता है 20 आइटम्स और 1 ग्रॉस का मतलब होता है 144 आइटम्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो हमने क्वांटिटीज को काउंट करने के लिए डिसाइड कर लिए हैं। सिमिलरली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंट होने वाली एंटिटीज यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स
आयंस, पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, उसे आप कुछ भी कहिए, उनको आप देखकर एक एक करके नहीं गिन सकते। तो उनके लिए हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया। दैट स्टैंडर्ड इज, व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड? उस वैल्यू को हमने क्या बोला? पढ़ रहे हैं हम मोल कॉन्सेप्ट, तो हमने उस वैल्यू को क्या बोला? हमने उस वैल्यू को मोल बोला। हमने उस वैल्यू को मोल बोला। वेरी गुड हिमांशी। तो ये मोल है। एसआई सिस्टम में मोल एक यूनिट हमने पढ़ी थी, एटम्स की यूनिट, है ना। एसआई सिस्टम में 7 यूनिट पढ़ी थी, उसमें मोल पढ़ा था। सो दैट इज मोल। एंड व्हाट इज मोल? ये 7th बेस्ड क्वांटिटी है जो कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको मोल से डिनोट किया जाता है, MOL। ओके, इसकी डेफिनेशन ये है, 1 mole is the amount of a substance that contains the particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes। देखो, हमने सबसे ज्यादा जितनी भी डेफिनेशंस निकाली है, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला मास हो, एटॉमिक मास हो, हमने कार्बन को क्या रखा है? स्टैंडर्ड रखा है। आपको पता है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का जितना भी ग्राम एटॉमिक मास होता है, लाइक हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 1 ग्राम। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 16 ग्राम। तो किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स present in the gram atomic mass of any element is equal to 1 mole, is termed as 1 mole। क्या होता है? उसका 1 मोल कहलाता है। इसीलिए इन्होंने कार्बन 12 लिया। तो कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम के अंदर, बिकॉज 12 ग्राम उसका क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। तो 12 ग्राम कार्बन पार्टिकल के अंदर, 12 ग्राम कार्बन एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, that is equal to 1 mole। This is the definition of 1 mole। Will you be able to write this definition? Will you be able to write this definition? Yes, ma'am. Very good. Thank you so much. So it may be emphasized that the mole of a substance always contain the same number of entities। तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है, उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और मुझे बताइए वो एटम कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 मोल किसी के भी अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट, कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 1 मोल। वेरी गुड केजल। 6.0 कल ही बता के गई थी ये कॉन्सेप्ट, मैंने शायद कल ही बता दिया था, मैंने आज रिपीट करना ही नहीं चाहिए था। दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स इन अ मोल। एक मोल किसी भी एलिमेंट में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस 6.022 into 10 to the power 23 is known as Avogadro constant और एवोगैड्रो नंबर गिवन बाय अमीडियो एवोगैड्रो। ये उनके ऑनर में इसका नाम रखा गया है। टू रियली अप्रिशिएट लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, लेट अस राइट इट विद ऑल द जीरोस विदाउट यूजिंग एनी पावर्स। तो इनको अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया? 23 जीरोस को आगे लगाया। बहुत बड़ा नंबर है ये, 60221367 और आगे बहुत सारे जीरोस। इसीलिए इतने सारे नंबर को लर्न नहीं कर सकते ना, तो हमने इसको शॉर्ट में लिखा है 6.022 into 10 to the power 23। तो अब अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ वाटर, चाहे वो कोई भी कंपाउंड भी क्यों ना हो, बताइए उसमें कितने? अगर हम एटम की बात करते हैं तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हम लिखते हैं। यहाँ पे भी हम एटम्स लिखेंगे, लेकिन अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, कंपाउंड को ले रहे हैं,
तो हम लिखेंगे इसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई डाउट? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? नो डाउट, थैंक यू सो मच केजल। तो कोई डाउट नहीं है, पार्टिसिपेंट 12 है, 12 आंसर्स मुझे मिलने चाहिए। अब देखिए सो फार, अब जब तक हमें नंबर में डील करना है ना तो हम अवेगेड्रो नंबर को ले सकते हैं, पर अब कई बार ना हमें परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं। परसेंटेज जब पूछेंगे तो हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए। So far we were dealing with the number of entities present in a given sample. अब तक हम केवल नंबर की बात कर रहे थे, but many a time the information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. अब से पूछा जाता है कि H2O में कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H2O में कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। So suppose an unknown or new compound is given to you. आपको कोई नया कंपाउंड गिवन है जो आप नहीं जानते, आपको आज ही पता चला ऐसा कोई कंपाउंड होता है। The first question you would ask is, what is its formula? आप पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, और what are its constituents and in what ratio are they present in the given compound? तो आप क्या पूछेंगे? पहला तो फॉर्मूला, दूसरा कंस्टिट्यूएंट किस किस से मिलकर बना है, और तीसरा कितना रेशियो था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो कितना हाइड्रोजन था और कितना ऑक्सीजन था। So for known compounds also such information provides a check whether the given sample contains the same percentage of elements as it present in the pure sample. तो आपको नॉन कंपाउंड के लिए भी परसेंटेज अगर पता है, परसेंटेज अगर आप निकाल पाए तो आप उसकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी का पता लगा सकते हैं। So one can check the purity of given sample by analyzing this data. और अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करना है, हमें पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है, तो अगर हमें कोई भी वाटर दे दिया, सैंपल दे दिया, आपको उसकी प्योरिटी चेक करनी है तो आप उसका परसेंटेज डेटा निकालोगे, एनालिसिस करोगे, और अगर 1:8 आता है तो यू विल से दैट दिस इज अ प्योर वाटर, और अगर नहीं आता, उसके अंदर और भी इम्प्योरिटीज है, तो आप कह देंगे दैट इज नॉट प्योर। Got it? Let us understand by taking an example of water. Also the example of water is given. So water का example अगर हम लेते हैं तो water में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। The percentage of composition of both these elements can be calculated as follows. तो अब आपको कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए। The formula is, यहां दिखेगा ना, मास परसेंट, आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास, अपॉन कंपाउंड का मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास, multiplied by 100, multiplied by 100. So this is the formula to calculate the mass percent of an element. तो बताइए, अब मुझे बताइए मोलार मास ऑफ वाटर क्या है? What is the molecular mass of water? What is the molecular mass of water? The molecular mass of water is 18 यूनिट। मैम ये कंपाउंड में नहीं यूज होता, कंपाउंड में मतलब कंपाउंड गिवन होगा, नहीं कंपाउंड का नहीं निकालना, कंपाउंड का तो मोलार मास निकालते हो आप, लेकिन परसेंटेज आप किसका निकालते हो? कंस्टिट्यूएंट्स का निकालते हो ना, कि कितना हाइड्रोजन का परसेंट है, कितना ऑक्सीजन का परसेंट है, तो आप ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज करते हो। कंपाउंड के लिए तो आप मोलार मास ही निकालोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मोलार मास 18.2 होता है, तो आपको निकालना है सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन। सो देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? हाइड्रोजन के 2 होते हैं ना एटम, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो हाइड्रोजन के या तो क्या करो,
पहले 1 का निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मास 1.008 अपॉन टोटल हो जाएगा 18.02 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका आंसर यहां से आएगा 11.18%। और जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 11 तो वाटर होता है, सॉरी हाइड्रोजन होता है, और 88 ऑक्सीजन होता है। तो यहीं से तो रेशियो निकलता है 11:18, 88 कितना होगा? ये आ जाएगा 1:8। और मैं कब से यही तो कह रही हूँ कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1 यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन लिया जाता है एंड 8 गुना क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इथेनॉल का। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये न्यूमेरिकल है, ये मैं डाल सकती हूँ, ठीक है। पहले तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। जब तक मैं इरेज कर रही हूँ तब तक निकलना चाहिए, बुक में से मत देखो प्लीज। What is the molar mass of C2H5OH? 46 यूनिट। तो हम पॉइंट छोड़ के 46 से ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46 यूनिट। ओके, अब मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ, सबसे पहले कार्बन। मास परसेंट ऑफ कार्बन के लिए, कार्बन के कितने हैं? 2 एटम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन 46 इंटू 100। यहां से आंसर आएगा कितना? यहां से आंसर आएगा 52। यहां से आंसर आ जाएगा 52%। ओके, इसी तरह मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम है हाइड्रोजन के यहाँ पे? 6। वेरी गुड। ये 5 से कंफ्यूज मत होना, 5 ये और एक 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 होता है अपॉन 46 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपका आंसर आएगा बेटा दिस इज 13 आ जाएगा, 13%। और आप एक चीज याद रखना कि आपका आंसर सही है या नहीं, उसके लिए अगर आप तीनों परसेंटेज को टोटल करते हो तो कितना आना चाहिए? जो भी तीनों आंसर आएंगे उनको प्लस करने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। एज यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, तो आपका पास के इतने नंबर आपके आए और इतने कटे, इन दोनों को टोटल करने पर आपका 100 मार्क्स आता है ना। सिमिलरली तीनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का मास परसेंट अगर आप प्लस करते हो तो दैट शुड बी 100। सो आंसर होना चाहिए देयर द ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल इज 1, देन 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 16 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हो जाएगा अपॉन 46 इंटू 100। आंसर यहाँ से देखिए पॉइंट्स में आ रहा होगा, आई डोंट नो, पर मैं यहाँ पे 34 ले रही हूँ। अब तीनों को ऐड करो, 5 और 4 9, 99 आ रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट्स में आंसर नहीं लिया। आप जैसे इनको पॉइंट्स के अंदर लोगे आपका आंसर टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। सो दैट इज द, मैंने आपको केवल तरीका बताया है कि आपको न्यूमेरिकल कैसे मोलार परसेंटेज का, मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। कर लेंगे, हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके एग्जाम में। यस, इजी है, सिंपल मैथ्स है। अब देखिए 5 मिनट्स बचे हैं मेरे पास में, तो मैं देख लेती हूँ कि कितना, एक टॉपिक और मैं करवा देती हूँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, उसके बाद एक एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक टॉपिक दे रखा है, मैं उसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
What is an empirical formula? An empirical formula represent the definition याद करना है, important है. An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows that exact number of different types of atom present in a molecule of a compound. देखिए, empirical formula और molecular formula में difference क्या है? जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आपको सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है जितने भी एटम्स किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसका, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है, वो तो रेशियो बताता है, और मॉलिक्यूलर मास क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द compound. Okay, if the mass percent of various elements present in a compound is known, अगर आपको सभी के मास परसेंट पता है, लाइक आपको कार्बन का 52 है, हाइड्रोजन का 13 है, ऑक्सीजन का 34 है, ये पता है, तो आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, उसका रेशियो निकाल के, आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो उसका रेशियो निकाल के. तो अब एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, और फिर उसके बाद में, लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको उसका क्या होना चाहिए पता? मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको पता है तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला बना सकते हो, और अगर मोलार मास पता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो. तो क्वेश्चन गिवन है, एक कंपाउंड, एक एग्जाम्पल है, देखिए. A compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon, and 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and the molecular formulas? आपको दोनों निकालने हैं. तो सबसे पहले आप मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. तो आप क्या करते हैं? परसेंटेज को फिर से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू यू डू? सिंपल क्वेश्चन है. देखो, सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज इट्स स्टार्टिंग मटेरियल. थस इन द 100 ग्राम सैंपल में से 100 ग्राम में से 4.07 तो हाइड्रोजन है, 24.27 तो कार्बन है, और 71.65 ग्राम क्लोरीन है. ये आपका क्या आ गया? मास को आपने ग्राम में चेंज कर दिया. आप लेंगे क्या? आपको कोई परसेंटेज का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या ले लो? 100 ग्राम स्टैंडर्ड मान के जितना भी परसेंटेज था उसको ग्राम में लिख दो. ये हो गया. उसके बाद में इन नंबर्स को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो मोल्स के लिए क्या करते हैं कि जितने एटम्स, द ग्राम एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जितना भी ग्राम उस कंपाउंड एलिमेंट का प्रेजेंट है अपॉन टोटल ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं. तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 4.07, और उसका होता कितना है ग्राम एटॉमिक मास? 1.008. तो 4.07 अपॉन 1.008 4.04 आएगा. इन दिस वे आप तीनों के मोल्स निकाल दोगे. तीनों के मोल्स निकालने के बाद में उन मोल वैल्यू को स्मॉलेस्ट नंबर से, मतलब उसको शॉर्टेस्ट टर्म में डिवाइड करोगे, उसका रेशियो निकालोगे. तो यहाँ से रेशियो आ रहा है 2:1:1. रेशियो निकाल दिया. अब जैसे ही रेशियो आ जाएगा तो आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे? हाइड्रोजन का देखो क्या आया था? 2, कार्बन 1 और क्लोरीन 1. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C1, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 1. ये तो इसका क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? मोल नंबर का रेशियो निकालकर उसको रख देते हैं. लाइक आपका मोल रेशियो ये आया, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, कितना आया इनका रेशियो? 2:1:1. तो कंपाउंड हो जाएगा H2C1Cl1. तो कंपाउंड हो जाएगा H2CCl या फिर CH2Cl. समझ आया? क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा. आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है. आप एम्पेरिकल वैल्यू तक ही कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको कल वाली क्लास के अंदर समझाऊंगी, ये ज्यादा हो जाएगा. बैलेंसिंग मैं आपको नहीं समझाऊंगी, स्टोइकियोकेमिस्ट्री मैंने आपको बता दी है. तो बैलेंसिंग आई एम नॉट गोना टेल यू अगेन. आपको बैलेंसिंग खुद से 10th स्टैंडर्ड की बुक से रिवाइज करनी है. अभी मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? मैं कल ये वाला न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से फिर से करवाऊंगी. एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना कल मैं आपको पूरा फिर से बताऊंगी. उसके अलावा आपको कोई डाउट है या नहीं?
फास्ट क्लास ओवर हो जाएगी। 1 मिनट 38 सेकेंड ही बचे हैं मेरे पास। नो डाउट सबको, मुझे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे 11, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इन 11 के आंसर्स चाहिए मुझे। 1 2 2 ही आए अभी तक, 3 4, यस अभी आप 4 ही आंसर रिप्लाई आए हैं मेरे पास में, और केवल 5 मनीषा का रिप्लाई आ गया है। दिव्या परमार, रागिनी सिंह, विनुराज कंवर, यस थैंक यू सो मच रागिनी, थैंक यू सो मच। आयुषी डन, नेक्स्ट दीपिका और दिव्या परमार, नो डाउट, ओके। अभी भी शायद कमी है, अभी भी अगर मैं देखती हूँ तो सोनू का रिप्लाई नहीं आया। सोनू, यस नो डाउट, थैंक यू। आयुषी, सोनू, दीपिका, तनु राठौर आपने रिप्लाई कर दिया, ओके डन। तो सबने मैसेज मुझे कर दिया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। न्यूमेरिकल वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला तक सॉल्व करना। अच्छा, आपका होमवर्क आज का, आपको अभी तक 2 न्यूमेरिकल आए ना, 3 4 जितने भी एग्जाम्पल्स के अंदर थे और सैंपल प्रॉब्लम थी, वो सारी नोटबुक में करनी है। सारी न्यूमेरिकल नोटबुक में करके कल मैं आपकी जब क्लास ऑन करूंगी ना, तो आप लोगों की कैमरा ऑन करवा के वो नोटबुक मुझे देखनी है यहाँ पे कैमरा में, ठीक है? तो प्लीज आप अपना होमवर्क कर लें यहाँ तक, न्यूमेरिकल्स तक। डन? तो शुड आई